ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका था मैक्सिमम, जबकि इस केस में हम मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया है। तो सिर्फ ये डिफरेंस है। सिंप्लेक्स मेथड उसी तरह वर्क करेगा, मिनिमम के थोड़े से रूल्स डिफरेंट हैं, वो सिर्फ हम ऐड कर लेंगे। तो आपको देखेंगे कि सिंप्लेक्स मेथड की रिवीजन ही हो रही है सिर्फ एक चेंज के साथ कि मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कैसे हैंडल करना है। जी, जहाँ तक रेफरेंसेस का ताल्लुक है तो मैं इस बुक को फॉलो कर रहा हूँ, ऑपरेशंस रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन बाय हेमडी ए ताहा, और ये एक रेफरेंस बुक है। तो मोस्टली मैं मटेरियल जो मेरी स्लाइड्स का है वो ये सेकंड वाली बुक से है, ताहा से। तो इसके अलावा कुछ एक आध लेक्चर मैं इस बुक से लूँगा, तो आपको बता दूंगा कि मैंने उस बुक से लिया हुआ है। तो अभी ये दो बुक्स हैं, ये आपकी मूडल पे भी अवेलेबल है, मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा मैं ये जो प्रोफेसर श्रीनिवासन है इंडिया के, इनके वीडियो लेक्चर्स भी, उनसे भी हेल्प ली है इन लेक्चर स्लाइड्स को बनाने। तो आप ये कह सकते हो कि एक आगे एक और मॉड्यूल आएगा मिड के बाद, ड्युअलिटी, उसका मैक्सिमम मटेरियल मैंने इन वीडियो लेक्चर से लिया हुआ है। तो आपको रेफरेंसेस बता दें, ये 3 सोर्सेज हैं जहाँ से आपका मटेरियल लेकर ये स्लाइड्स बनाई गई, ऑपरेशन रिसर्च के मटेरियल। जी, स्टार्ट करते हैं उसी तरह। सिर्फ एक चेंज है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये मैक्स की बजाय मेन है। पहले मैक्स था, अब मेन है। जी, आप साथ साथ अगर मेरे साथ चलेंगे, मुझे गाइड करेंगे, तो ज़रा कंफर्टेबल होंगे मैं भी और आप भी, और अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ज़रा मुझे बताइए, ये आपके सामने एक मॉडल है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे इसको? सर सर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड की रिक्वायरमेंट है कि आपका मॉडल स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो फिर ही आप ये डेटा टेबल में लेके जाएंगे। एक चीज़ की और कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, बल्कि मैं अक्सर बताने के बाद भी पूछता हूँ तो स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज रहते हैं। एक वर्ड है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है अलजेब्राइक मेथड, और तीसरा वर्ड हम यूज कर रहे हैं सिंप्लेक्स मेथड या सिंप्लेक्स एल्गोरिथम भी मैं अक्सर वर्ड यूज करता हूँ। तो मुझे बताएंगे कि क्या आपको इनके फर्क का पता चल गया? ग्राफिकल मेथड, ये टर्म्स का पता चल गया, अलजेब्राइक, सिंप्लेक्स। यस सर। जी, क्या अलजेब्राइक और सिंप्लेक्स में क्या फर्क है? जी बताइए, अलजेब्राइक और सिंप्लेक्स में क्या फर्क है? जी, हंसी बात कर रहे थे मेरे साथ। जी, अभी आपने कहा ना आप लोगों को पता चल गया है, तो मैंने पूछा इनका डिफरेंस। अच्छा चले, फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ। आप एलपी मॉडल को सॉल्व करने की जो टेक्निक्स है वो दो हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्राइक मेथड। ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ के जरिए एलपी मॉडल को सॉल्व करना, और अलजेब्राइक है कि आपने टेबल के जरिए लीनियर अलजेब्रा को यूज करते, अलजेब्रा को यूज करते हुए, मतलब आपने टेबल के अंदर डेटा लेके आना है मैट्रिक्स फॉर्म में, और फिर उसको सॉल्व करना है। तो ये दो टेक्निक्स है, और लिमिटेशन ये है कि अगर आपका टू वेरिएबल प्रॉब्लम है तो ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल टेक्निक से होगा, और अगर मोर देन टू वेरिएबल्स है, टू और मोर देन टू वेरिएबल्स है, तो अलजेब्राइक वे से होगा। तो ये तो है टेक्निक्स, ये ग्राफिकल टेक्निक या अलजेब्राइक टेक्निक, यानी दो ही आपके पास हैं टेक्निक्स, एक तो ग्राफिकल है, दूसरा अलजेब्राइक वे। यानी वेज आप कह सकते हैं, आपके पास टू वेज हैं एलपी मॉडल को सॉल्व करने के, ग्राफिकल वे, अलजेब्राइक वे। अगर ग्राफिकल मेथड वर्ड से आप कंफ्यूज होते हैं तो इसको ये ले लें, अलजेब्राइक वे और ग्राफिकल वे। दूसरा ये बात है कि हमने एल्गोरिथम कौन सा लगाना है। तो सिंप्लेक्स मेथड असल में एक्चुअली एल्गोरिथम है
जो अगर कोई ग्राफिकल वे आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी सिंप्लेक्स मेथड लगाएंगे तो एफिशिएंट वे में आंसर आ जाएगा। और अगर आप अलजेब्राइक वे के ऊपर भी सिंप्लेक्स मेथड लगाएंगे तो एफिशिएंट वे से आंसर आ जाएगा। असल में सिंप्लेक्स एल्गोरिदम या सिंप्लेक्स मेथड आपका एक एफिशिएंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है आपका। अगर आप ग्राफिकल वे जो अडॉप्ट किया था उसमें आपने देखा होगा रेडी मिक्स में 6 कॉर्नर पॉइंट्स थे। 6 कॉर्नर पॉइंट्स को एक्सप्लोर करके आंसर लेना एक चीज है ग्राफिकल वे में, लेकिन सिंप्लेक्स मेथड कहता है कि उन कॉर्नर पॉइंट्स को, जो एडजेसेंट कॉर्नर पॉइंट्स हैं, उनके अलोंग आप मूव करके जो ऑप्टिमल कॉर्नर पॉइंट्स हैं उसमें शॉर्टेस्ट पाथ के साथ जा सकते हैं। ये चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में। आपने देखा होगा 2 स्टेप में आप ऑप्टिमल सोल्यूशन ले सकते थे ग्राफिकल मेथड से। अगर आप सिंप्लेक्स मेथड से, अगर आप ग्राफिकल वे यूज कर रहे हैं और सिंप्लेक्स एल्गोरिदम लगाते हैं तो आपको 2 स्टेप में आप ऑप्टिमल पॉइंट तक पहुंच जाते थे, सारे पॉइंट्स एक्सप्लोर नहीं करने पड़ते थे। तो सिंप्लेक्स मेथड एक्चुअली एल्गोरिदम है जो एफिशिएंट वे से आपको वो ऑप्टिमल पॉइंट तक पहुंचाता है। ग्राफिकल वे तो एक वे है, टेक्निक है, लेकिन सिंप्लेक्स एल्गोरिदम एफिशिएंट सॉल्यूशन है जो मिनिमम अटेम्प्ट्स में आपको उस ऑप्टिमल कॉर्नर तक पॉइंट तक पहुंचाता है। वो आप ग्राफिकल वे पे लगाए तो मिनिमम टाइम में आप ऑप्टिमल कॉर्नर पॉइंट तक पहुंचेंगे। और अलजेब्राइक वे पे भी आप सिंप्लेक्स मेथड लगा सकते हैं, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने लगा के आपको दिखाया था। उसमें क्या था, अगर आप सिंप्लेक्स मेथड यूज करें अलजेब्राइक वे में, तो सिंप्लेक्स मेथड मिनिमम नंबर ऑफ आइट्रेशंस में आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशंस तक ले जाता है। अगर इसके अलावा भी मेथड है जो कि अलजेब्राइक वे में यूज होते हैं, वहां पे एफिशिएंट सॉल्यूशंस नहीं है, वो एफिशिएंट एल्गोरिदम्स नहीं है, उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है आपको ऑप्टिमल आंसर लाने में। लेकिन अगर आप अलजेब्राइक वे में सिंप्लेक्स मेथड यूज करेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ आइट्रेशंस तक आंसर ले आएंगे। तो देखा ये है आपने, एक तो ग्राफिकल वे है एलपी मॉडल को सॉल्व करने का और एक अलजेब्राइक वे। अगर आप सिंप्लेक्स एल्गोरिदम नहीं लगाएंगे तो ग्राफिकल मेथड भी टाइम ज्यादा लगेगा ऑप्टिमल वो कॉर्नर पॉइंट्स को ढूंढने में। और अगर आप अलजेब्राइक वे में भी सिंप्लेक्स मेथड नहीं लगाते तो आपका आंसर मिनिमम नंबर ऑफ आइट्रेशंस में नहीं आएगा, आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। आई थिंक ये जो मैंने 5 मिनट्स की जो बात की है, 5 मिनट्स में जो चीज मैच्योर की है, आप लोगों को इस फर्क का पता चल गया होगा। जी बताइएगा। जी सर, समझ आ गई। जी अब हम सॉल्व करते हैं। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने कहा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब मैंने आपसे कहा था ना, आपको असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दी है। आपको जिन लोगों ने अटेम्प्ट्स ले लिए वो भी गौर से देखें, और जिन्होंने अभी अटेम्प्ट नहीं ली वो इस वीडियो लेक्चर्स को बाद में जरूर मैक्सिमम का भी वीडियो लेक्चर सुने और मिनिमम का भी वीडियो लेक्चर सुने। कोई मुश्किल नहीं है असाइनमेंट को सॉल्व करने में। जब आप असाइनमेंट खुद से सॉल्व कर लोगे तो फिर क्विज में भी परफॉर्म करना मुश्किल नहीं रहेगा। तो क्विज आपका वही थर्सडे को प्लान करेंगे 8 PM पे। तो उसकी मैंने अभी अनाउंसमेंट फॉर्मल नहीं की, लेकिन इनफॉर्मल अभी कर रहा हूँ लेक्चर में कि क्विज आपका थर्सडे नाइट 8 PM पे उसका क्विज होगा। और आई थिंक हम जब भी असाइनमेंट दिया करें या क्विज के बारे में प्लान करें तो मेरे ख्याल में वेडनेसडे थर्सडे जब तक हम ऑनलाइन हैं यही मेथड हम अडॉप्ट करेंगे। तो अभी बात हो रही है कि आपकी मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, चाहे ऑब्जेक्टिव मिनिमम हो या मैक्सिमम। और z को इसको अब लेके आना है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या करेंगे, जीरो के बारे ये सॉरी जी इक्वेशन के बारे में क्या करेंगे, कैसे स्टैंडर्ड जी फॉर्म में के आएंगे। राइट साइड पे कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जीरो कर राइट, देंगे, जी राइट साइड पे जीरो। हाँ राइट साइड पे जीरो लेके आना है। अब अपने नाम बताइए करें। जो क्लास पार्टिसिपेशन है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं इसके मार्क्स रखे होते हैं। जिन स्टूडेंट ने मेरे साथ इंटरेक्शन की होती है साथ साथ लेक्चर में, और मुझे लग रहा होता है कि ये बिल्कुल सीख रहे हैं साथ साथ,
उनका क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स, तो मैं इनको लास्ट पे एब्सोल्यूट 1 मार्क दे देता हूँ। तो इसलिए मैं नाम जरूर पूछूंगा। अभी 2 स्टूडेंट्स से मेरे साथ बात की है, उनका गुड नेम मोहम्मद सामा। बिलाल हुसैन। सामा, बिलाल हुसैन जी। अच्छा, इन्होंने कहा है कि राइट हैंड साइड पे इक्वल कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास मॉडल है और देखिए राइट हैंड साइड पे इक्वल, दोबारा पीछे चलते हैं, इसको इधर लेके आएंगे, ये प्लस में है, +5x1, इधर जाके -5x1 हो जाएगा। मिन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मिन तो ऑब्जेक्टिव है जो हम अचीव कर लेंगे, लेकिन आपके पास z -5x1, ये -4x2 है, इधर जाके +4x2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -6x3 +8x4 = 0। तो राइट हैंड साइड पे 0 हो जाएगा। और ये जो इनइक्वालिटीज है, इधर क्या करना है? सर इधर एक वेरिएबल सपोज करना है, क्योंकि यहाँ पे लेस की कंस्ट्रेंट है हाँ, लेफ्ट हैंड लेस साइड। की, यस, वेरिएबल को ऐड करेंगे सर। हाँ, वेरिएबल को ऐड करना है, लेस की कंस्ट्रेंट। अभी हम लेस की कंस्ट्रेंट्स ही ले रहे हैं, ग्रेटर नहीं ली। जब ग्रेटर लेंगे तो हम माइनस करेंगे। तो इस केस में आपने एक वेरिएबल इधर ऐड करना है, इक्वालिटीज बनाने हैं, यानी इनको इक्वेशंस बनाने हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखें, आपके पास ये मॉडल था और आपने इस सारी चीजें इधर लेके चले गए। ये देखें राइट हैंड साइड = 0, देखें z -5x1, ये +4x2, ये आपको नजर आ रहा है, ये +6x3 है, -6x3, ये -8x4 +8x4 = 0। जहां तक ये है तो इधर +s1 कर दें, इक्वल कर दें, +s1 = 40। ये मैंने अरेंज करके लिखा है इसलिए कि मैट्रिक्स में लेके जाना है, तो हर कॉलम आपके मैट्रिक्स का कॉलम बनते हैं। तो s1 नीचे नहीं है, तो इसलिए उसकी जगह छोड़ दें, वो जीरोस होंगे। इसी तरह ये सेकंड में s2, जाहिर है इसमें इधर इसको इक्वेशन बनाना है, तो +s2 ये आपका बन जाएगा, इधर +s3। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब आपके टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 4 + 3 7। 7 अच्छा, इनमें मुझे बता सकते हैं आपके डिसीजन वेरिएबल्स कौन से? सर x1 x2 x3 x1 x2 x3 x4 आपके ये मॉडल के जो एक्चुअल वेरिएबल्स हैं, यही डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे जब टेबल में लेके जाने? जी बताएं। स्टार्टिंग फिजिकल सॉल्यूशन ढूंढेंगे। स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपने डिटरमिन करना है। कैसे करना यस, है? उसके लिए हम जो डिसीजन वेरिएबल्स है उनको 0 के इक्वल कर देंगे। आपका गुड नेम? बिलाल हुसैन सर। बिलाल, चलो मैं आवाज ही पहचान लूंगा आहिस्ता आहिस्ता। तो बिलाल ने बिल्कुल सही, इसने टेक्निकल टर्म यूज की है कि डिसीजन वेरिएबल्स को आपने 0 अज्यूम करना है, यानी आपने आगे बेसिक और नॉन बेसिक क्लास इंट्रोड्यूस करवानी है। तो कहने का मतलब ये है, जो आपके डिसीजन वेरिएबल्स हैं इनको आपने नॉन बेसिक अज्यूम करना है। नॉन बेसिक अज्यूम मीन जीरोस। तो आपका x1 x2 x3 x4 0, और इसको जब इस सिस्टम के अंदर पुट करेंगे तो वहां से, ये इस सिस्टम के अंदर पुट करेंगे तो वहां से बेसिक वेरिएबल्स निकलेंगे। देखते हैं, अभी जो बिलाल ने बात की, हम हमारे डिसीजन वेरिएबल से x1 to x4, x1 x2 x3 x4, इनको आपने नॉन बेसिक अज्यूम किया 0 0 0। ये हर दफा सिंपलेक्स मेथड में यही करना है, जो आपके डिसीजन वेरिएबल्स हैं उनको आपने नॉन बेसिक बना देना है। और ये वैल्यू जब इधर पुट करेंगे तो आप देखें 0 0 0 0, z = 0 आएगा। ये चीज इधर जीरोस पुट कर देंगे तो क्या निकलेगा? S1 = 40। S1 निकलेगा सर। s1 = 40। इसमें क्या निकलेगा? S2 S2 8 आएगा। s2 8, गुड। और S3 10। इधर S3 10 10। अब देखिए, इनको आपने 0 एज्यूम किया, ये नॉन बेसिक एज्यूम किया, ये बेसिक आए हैं। बेसिक इसको कहते थे जिनकी वैल्यू जीरोस ना हो। यस तो आपके ये बेसिक है। स्टार्टिंग इसलिए कि ये फर्स्ट सॉल्यूशन है जो हमने नॉन बेसिक को, डिसीजन वेरिएबल्स को नॉन बेसिक एज्यूम करके जो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास आया विद वैल्यूज, तो ये बेसिक है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन है, इसलिए स्टार्टिंग बेसिक। फिजिबल भी कहते हैं। फिजिबल ये कि कोई इसमें नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव होना भी नहीं चाहिए। सिंपलेक्स मेथड की रिक्वायरमेंट है
ये कभी भी नेगेटिव सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने इसको जीरोस पुट करके जो सोल्यूशन इस सिस्टम से निकाला वो हमारा स्टार्टिंग पहला सोल्यूशन है, इसलिए स्टार्टिंग का बेसिक है क्योंकि नॉन जीरोस जीरो वैल्यूज है, फिजिबल है क्योंकि कोई भी नेगेटिव नहीं है। तो स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। अब हमने क्या करना है, इसको टेबल में लेके जाने। जी सर। Yes, sir. बताएंगे कितने कॉलम होंगे इधर? सर 3। 7 Sir, 7 चार column. होंगे। 7 चाहिए सर। यस 7 होंगे। तो 4 ये x1 x2 x3 रो यस 3 बिल्कुल। और इस कॉलम को क्या नाम देंगे? Solution column होगा। सर कॉलम। यस वेरी गुड। और ये बेसिक Basic. कॉलम। Very basic variables. बेसिक वेरिएबल कॉलम। तो बहुत इसका मतलब है आप लोगों को आइडिया है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। मैं आपके जब आप बोलते हैं तो मैं नेम्स को भी मैं इधर सामने ले आता हूँ ताकि नाम रोशनी की वजह मुझे इधर से नजर आ जाए। ये आपको यस सर, वो स्लाइड्स ऑन की हुई है। नहीं अभी ये पार्टिसिपेंट लिस्ट आपको नजर आ रही है या नहीं? No, नो sir. सर हमें। अच्छा आपको नजर नहीं आ रही, इसका मतलब आप लेक्चर पूरा नजर आ रहा होगा। ठीक हो गया। जी सर। अच्छा अब आपके ये देखिए आपके इधर 7 कॉलम्स आएंगे x1 x2 x3 x4 s1 s2 s3 और ये सॉल्यूशन कॉलम है और ये बेसिक कॉलम। जी ये आ गए, ये बेसिक कॉलम। अब आपने ये तो प्लेस कर दिया, सबसे पहले बेसिक सॉल्यूशन को इधर लेके आना। तो इधर क्या कौन से वेरिएबल्स आएंगे? S1, Sir, S2, S3 जो नॉन जीरो होंगे। Z आएगा, S1 S2 S3 आएगा। अच्छा इधर नॉन जीरो जो बेसिक है, बेसिक जाहिर है नाम ही बेसिक है, Yes, S1 S2 S3 और इनकी वैल्यूज इधर आएंगी। yes तो sir. S1 की क्या वैल्यू है? 40. उनकी 40 सर। और ये देखें S1 इधर लिखे हैं, उसकी सॉल्यूशन वैल्यू इधर लिखी। नेक्स्ट क्या आएगा? S2. S2 is equal to 8. और ये S3 is S3 equal to 10. S3. और इधर आएगा Z और Z सॉल्यूशन कॉलम में क्या आएगा? 0. 0 सर। हाँ एक चीज और नोट की होगी आपने, स्टार्ट पे Z 0 से स्टार्ट होगा। चलिए Yes. ठीक हो गया। अब इस साइड पे क्या आएगा? सर इसमें कोफिशिएंट्स आएंगे सर। x के कोएफिशिएंट आएंगे। सारे इधर आएंगे। कौन से X1 coefficient? Z की रो जाहिर के अंदर X1 का कोफिशिएंट, X2 जो का, X3 का, ऐसे ही सर। जो बिलाल ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये इधर आएगा, ये -5 x1 के नीचे -5 4 और -6 -6 8 8 और ये और बाकी 0। 0 होंगे। 0। गुड, ये आपके याद। ठीक है। अब आपका जो मॉडल है, ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं 1, ये S1 रो में फर्स्ट रो में फर्स्ट कंस्ट्रेंट 1 2 2 क्योंकि ये x1 x2 उसके अंदर आएंगे 1 2 2 4 1 0 0 0 ये आ गए। इधर आ जाएगा 2 -1 1 2 0 1 0। तो ये सेम उसी तरह चल रहा है जिस तरह से पहले है, सेम इसी तरह तीसरी कंस्ट्रेंट भी इधर प्लेस हो जाए। तो ये आपका डेटा आ गया। हमने चेक करना है कि क्या हमारा ये डेटा ठीक है या नहीं। तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके अंडर देखनी होती है, किन वेरिएबल्स के अंडर? बेसिक सर। बेसिक, ये बेसिक वेरिएबल्स है। बेसिक Yes, sir. वेरिएबल के कॉलम्स को देखना है, ये है। और देखें नीचे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी करना है। और इन्हीं बेसिक वेरिएबल्स के अंडर जेड रो 0 जीरोस आने चाहिए। ये Yes, भी sir. आप। और जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं ये वाले, इनके अंडर क्या वैल्यूज आनी चाहिए? कोई भी सर। नॉन जीरो और नॉन जीरो जीरो और भी हो सकती है, एक आध जीरो हो सकती है, वो एरर नहीं। हाँ इधर ये नहीं है तो एरर है। जैसे आज एक स्टूडेंट ने, रियाज था नाम क्या था, उन्होंने कहा था कि उनको इश्यू आ रहा है, उसामा था, मुझे नाम ज़हन से निकल गया। तो वो जरा गौर से देखें आज के लेक्चर। अच्छा इधर नॉन जीरो आनी चाहिए लेकिन जीरो हो सकती है, वो स्पेशल केस होगा उस केस में।
जी। अब हमने ये हमारे बेसिक वेरिएबल्स हो गए, ये नॉन बेसिक। अब हमने सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? सबसे जी पहले बताइए। सर जी, सबसे पहला काम क्या होगा? टेबल सबसे बन। सर ये पहले देखना है सबसे पहले कि ये ऑप्टिमल है ये नहीं है। यस यस, यस, ये देखना ये ऑप्टिमल है या नहीं। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम है ना, सिर्फ ऑप्टिमैलिटी कंडीशन पे मिनिमम ऑब्जेक्टिव का रोल है, बाकी सारा मेथड सेम है। तो जो चेंज है वो डिस्कस होने लगी है। आप कोई बताएगा मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव में ऑप्टिमैलिटी कंडीशन क्या कहती थी? कि नॉन बेसिक वेरिएबल्स के अंदर जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या होने चाहिए मैक्सिमम के केस में, जो हम पॉजिटिव पॉजिटिव होनी चाहिए पॉजिटिव, सर। पॉजिटिव फिर ऑप्टिमल होगा। मिनिमम के यस केस में ये रिवर्स, तो क्या होने चाहिए? ये मिनिमम का है तो क्या होना चाहिए? सारी नेगेटिव होने चाहिए। कोएफिशिएंट्स नेगेटिव होने चाहिए। गुड। और उधर मैक्सिमम के केस में सारे पॉजिटिव होने चाहिए थे, लेकिन नहीं थे, तो एंटरिंग वेरिएबल कौन सा लेते थे? एंटरिंग बहुत वेरिएबल नेगेटिव सर, नेगेटिव, नेगेटिव मोस्ट नेगेटिव। मोस्ट नेगेटिव लेते थे आप। क्यों? आपने सबको पॉजिटिव बनाना होता था, तो जो नेगेटिव यस है मोस्ट नेगेटिव को आप एंट्रिंग बनाते थे। तो इधर रूल मिनिमम का है, मिनिमम के केस में क्या हो जाएगा? कौन सी मैक्सिमम एंट्री? पॉजिटिव लेंगे। सर मोस्ट पॉजिटिव लेंगे और मोस्ट 8 पॉजिटिव। होगा। अभी अभी जो मेरे साथ आपके साथ मेरी बात हुई है, सिर्फ एक डिफरेंस है मिनिमम ऑब्जेक्टिव का। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, सिर्फ यही फर्क है जो अभी हमने डिस्कस किया। अदरवाइज जो बाकी रूल्स हैं वो सारे सेम चले। अभी आप देखें, जी, आपका ऑप्टिमैलिटी हमने चेक करना है कि क्या हमारा ये ऑप्टिमल है या नहीं। तो बताइए ये ऑप्टिमल है? नो नहीं सर। है सर। क्यों तो नहीं? क्योंकि इसके सारे जो है नेगेटिव नहीं सारे, है, इस हाँ, पॉजिटिव हैं। दो हाँ, पॉजिटिव एंड दो सारे नेगेटिव। दो पॉजिटिव है दो नेगेटिव, आपको नेगेटिव तो सूट करती है। ये पॉजिटिव दो ने बताया ये ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि सारे नेगेटिव होना चाहिए मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ये केस। तो ये दो पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स बता रहे हैं, इनको देख के मुझे पता चला ये ऑप्टिमल नहीं सर। नहीं। नो। देन एंटरिंग वेरिएबल क्या होगा? एंटरिंग x4 वेरिएबल होगा, ये मैक्सिमम है। मोस्ट पॉजिटिव जो है, यस ये सर। ये 4 है, ये 8 है, तो मोस्ट पॉजिटिव ये है, ये एंटरिंग वेरिएबल होगा। यस यस। सर। जब फिर डिसाइड हो गया, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट देखा और एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड, ये मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंट रूल्स थे, वो आज हमने डिस्कस कर लिए। बाकी सेम है, लिविंग वेरिएबल में कोई चेंज नहीं है। लिविंग के लिए क्या करते हैं? ये x4 एंटर हो जाएगा। यस सर। लिविंग वेरिएबल के लिए क्या करने हैं? इधर से क्या करते रेशियो हैं? निकालना सर। रेशियो निकालते हैं। और रेशियो किस किस की निकालते हैं? किस किन कॉलम्स को यूज करते हैं? सॉल्यूशन और जो हमारा पिवट कॉलम होता है यस, सॉल्यूशन कॉलम ये है, तो ये सर। यस डिनोमिनेटर होगा, यानी सॉल्यूशन कॉलम डिवाइडेड बाय एंट्री पिवट कॉलम। पिवट कॉलम एलिमेंट बाय एलिमेंट 40 डिवाइडेड बाय 4 4। वो 10 आ जाएगा। यस सर। 8 डिवाइडेड बाय 2 2 4 आ 4 जाएगा। और और 10 डिवाइड बाय माइनस -1 माइनस हो। -10 आएगा, वो गलती से ये लिखा गया, -10 होना चाहिए। अच्छा, माइनस को क्या यस सर। करना है? इग्नोर। यस सर। और यस सर। मिनिमम रेशियो लेनी है, वो कौन से वेरिएबल की है? 4 ये 4, ये आपकी और ये लिमिट, और S2 लीव करेगा। यस सर। ये आपकी पिवट रो आ गई, पिवट रो। और x2 आपका लीव, तो शुरू में डिसाइड हुआ, ये गलती से x1 लिखा हुआ है, x4 है, x4 एंटर हो रहा है। ठीक है, इसको अभी ठीक कर लेते हैं। ये पीछे -10 नहीं आएगा? हाँ, उधर -10 आएगा, वो भी ठीक कर लेते हैं। ये गलत लिखा हुआ था, x4 एंटर, और इधर -10,
देखोगे, इसको सेव कर लेते हैं जी। आपका ये रेशियो कैलकुलेट हुई, इग्नोर करेंगे ये मिनिमम रेशियो लीव S2 लीव। अब पिवट एलिमेंट कौन सा होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये वाला 2 सर। 2। अब नेक्स्ट हमने अगली आइटरेशन देखनी, अगली आइटरेशन में देखें ये लीव कर जाएगा, यानी सेकंड मिडल वेरिएबल है, तो मिडल से इसको निकालना है और इधर एंटर क्या करना है x4। तो अगली आइटरेशन में शेप क्या बनेगी, ये x4 एंटर हो जाएगा, ऊपर मैंने एक जगह छोड़ दी है क्योंकि ये सेकंड मिडिल प्लेस थी, तो मिडिल में S2 को निकाल के उसकी जगह x4 और ये वही रखे जो पहले वाली वेरिएबल, और इवन z भी उसी तरह होगा। अच्छा, साथ तरह देखें मैंने इधर एक ग्रे कॉलम ऐड किया, ये आपको ये बताने के लिए कि जब आप ये एंटर किया था आपने x4, तो x4 को एंटर करने का मतलब है x4 रो और x4 कॉलम में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये कॉलम होगा, तो ये इधर 1 लेके आना और ऊपर नीचे जीरोस। तो अगर देखा जाए इस कैलकुलेशन में क्या होगा, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, S1 फर्स्ट है तो फर्स्ट कॉलम S1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये होगा, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इसकी पोजीशन सेकंड, तो ये जो x4 कॉलम है ये सेकंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम होगा, ये S3 थर्ड है, तो S3 जो कॉलम है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का थर्ड होगा। तो ये जो ऑर्डर है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस सीक्वेंस में, लेकिन हम जिस वेरिएबल को एंटर करते हैं इधर, हम सबसे पहले वो जाहिर है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मिडल कॉलम है, लेकिन फिर भी हम इसी कॉलम से ही सारी कैलकुलेशन मेंटेन कर रहे होते हैं। तो ये एंटरिंग है, तो हमने x4 रो और x4 कॉलम इधर क्या आना चाहिए, 1 सर। 1 लेके आने, और ऊपर 0 सर। ये मैंने इधर जैसे ये वेरिएबल देखें, अगर गौर करें ये वेरिएबल x4 एंटर हुआ था, इट मींस x4 कॉलम ही हमने मेंटेन करना है, ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाएंगी। ये देखिए मैंने उधर ये ग्रे कॉलम बना लिया ताकि आपको पता चले कि इसको मेंटेन करना है जो रो ऑपरेशंस लगाने। अब इधर आपने 1 लेके आने, तो ये न्यू पिवट रो बनाना है इसको, तो न्यू पिवट होगी, ओल्ड पिवट कौन सी है ये वाली, तो फॉर्मूला क्या होता है पिवट रो के लिए, जो वेरिएबल एंटर होता है उस रो को हम न्यू पिवट रो कहेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा न्यू पिवट रो की कैलकुलेशन, S2 divided by pivot element. आप S2 नहीं कहें, रो पूरी बात कर लें तो Pivot row होगा, सर. बल्कि ओल्ड पिवट रो या करंट पिवट रो डिवाइडेड बाय पिवट एलिमेंट। तो ये Yes, sir. आपकी न्यू पिवट रो आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, करंट पिवट रो आपकी ये है जिसको ओल्ड भी कहते हैं, पिवट एलिमेंट आपका ये, तो ये देखें न्यू पिवट रो ये वाली, करंट पिवट रो ये आ गई डिवाइडेड बाय पिवट एलिमेंट ये आ गए। तो आप इनको अब कैलकुलेट कर सकते हैं, ये करंट रो सारी आपने उठा ली, ये 8 तक सोल्यूशन की वैल्यू तक उठाते हैं और डिवाइडेड बाय ये 2। अब आपने हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये 2 से डिवाइड होगा 1, ये -1 से 2 डिवाइड कर दे -1/2, 1/2, 2 डिवाइड बाय 2 1, 0 डिवाइड बाय 2 0, 1 डिवाइड बाय 2 1/2, 0, 8 डिवाइड बाय 2 4। ये आपकी न्यू पिवट रो बन गई। अब आप देखिए जब आपने न्यू पिवट रो कैलकुलेट कर ली, मैंने इसको रेड कर दिया क्योंकि इसी रो ने इन दूसरी रोज में रोल प्ले करना है सॉल्व करने के लिए। अब कौन सी रो कैलकुलेट करनी चाहिए, S1 1 सर। वैसे सर S1 Z वाली. वैसे Z तो वाली कोई भी सर. कर सकता है, S1 हाँ, वैसे कोई भी कर सकते Z हैं, वाली कितनी सर? जी 0 लेके आने और रो ऑपरेशन, क्योंकि 0 कैलकुलेट हो रही है तो 2 रोज रोल प्ले करेंगी,
ओल्ड जी यानी करंट जी, और दूसरा ये जो रेफरेंस रो आपकी बनेगी, ये जो आपकी न्यू पिवट रो है जिसको मैंने रेड कर दिया, हाँ ये जरूर लेनी है। क्यों लेनी जरूरी? मैंने आपको कहा था जनरलाइजेशन है, ये भी इस पे बात हो चुकी हुई है। जनरलाइज्ड वे आपने अडॉप्ट करना है। तो आपकी करंट जी ये है, न्यू पिवट रो ये है, इन दोनों रो के साथ आपने रो ऑपरेशन लगाने और पिवट कॉलम कोएफिशिएंट वो देखेंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा जरा बताइएगा। न्यू जीरो कैलकुलेट करनी है इक्वल टू सर करंट रो माइनस करंट पिवट कॉलम करंट जीरो और मल्टीप्लाई सर न्यू पिवट रो, बिल्कुल ठीक है। और उसकी लॉजिक, इसके बिहाइंड लॉजिक ये है कि इस को पिवट कॉलम कोएफिशिएंट ये 8 क्यों है, वो इसलिए कि आप इस 8 को इस 8 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये रीजन। तो आपके पास फार्मूला है, न्यू जीरो ये कैलकुलेट करनी है, करंट जीरो ये आएगी, माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट कौन से? सर 8 8 है, जी की बात हो रही है, और पिवट कॉलम है तो जी में पिवट कॉलम कोएफिशिएंट 8 है, और न्यू पिवट रो आपके सामने ये। तो ये करंट जी, पिवट कॉलम कोएफिशिएंट और ये न्यू पिवट रो, तो दोनों को मिला के आपने न्यू जीरो कैलकुलेट करना है। तो ये आपने करंट जीरो इधर से उठाए, इसको भी शामिल रखना, माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट ये 8 और न्यू पिवट रो ये रो ये x4 जी। अब आपने एलिमेंट वही एलिमेंट, ये माइनस से इनके साथ मल्टीप्लाई करके फिर इधर ऐड करना है। तो भाई एलिमेंट वही एलिमेंट, -5 -8 -13 हो जाएगा। 4 -8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 डिवाइड बाई 2 4 हो जाएगा। तो 4 + 4 8, -6 ही लेना है। तो -8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो -4, तो -6 -4 -10। थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ कर, 8 फोर्थ है ये, -8 -8 तो 8 -8 0, यही तो 0 लाना चाह रहे थे। और 0 आई थिंक बाकी चीजें आप कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं होगा। ये आपकी कैलकुलेशन आई, इस जी को आप इधर प्लेस कर, कोई इश्यू तो नहीं, बताइएगा। नो सर। नो सर। नो सर। अब आप S1 रो लेते हो, उसी तरह फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यू S1 रो, करंट S1 माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट न्यू। तो ये आपकी करंट S1 रो है, पिवट कॉलम कोएफिशिएंट कौन से? 4। 4 4, सर। बिल्कुल S1 रो और ये पिवट कॉलम 4, ये आपका पिवट कॉलम कोएफिशिएंट। और न्यू पिवट रो कौन सी है? x4 सर। X4। अब देखिए हर रो में ये रोज रोल प्ले कर रही है, तो ये आपकी न्यू पिवट रो। तो ये सारी चीजें, ये न्यू पिवट रो, ये इधर डेटा प्लेस कर दिया, S1 इधर से उठाई 40 तक, ये आ गई, माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट 4, ये 4 आ गया, और न्यू पिवट रो ये इधर प्लेस कर। अब एलिमेंट बाय एलिमेंट इसको कॉपी करते हैं, मेरे ख्याल में अब करने की जरूरत नहीं, आप कर लेंगे, मैं रिजल्ट जस्ट दिखा देता। तो ये रो आपकी इधर आ जाएगी। अब S3 रो वही है, फॉर्मूला क्या होगा, न्यू S3 रो, करंट S3 पिवट कॉलम कोएफिशिएंट न्यू पिवट रो। अब आप देखिए करंट S3 आपकी बन रही है ये, पिवट कॉलम कोएफिशिएंट क्या बन रहा है, -1 -1। जी बिल्कुल, आपको ये मेथड पता चल गया। ये S3 रो थी, कॉलम पिवट कॉलम ये था, तो ये पिवट कॉलम कोएफिशिएंट, और न्यू पिवट रो आपको पता है ये रेड में नजर आ रही है। करंट S3 रो, पिवट कॉलम कोएफिशिएंट, न्यू पिवट रो इधर प्लेस की, करंट S3 ये है, माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट ये है, और न्यू पिवट रो ये। एलिमेंट बाय एलिमेंट ये सॉल्व किया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इजी है, कर लेंगे आप। और ये आपने इधर प्लेस कर जी। सेकेंड आइट्रेशन आपकी
कैलकुलेट हो चुकी है। अब चेक करना है कि क्या ये एंट्रीज ठीक है या नहीं। क्या करें? ऑप्टिमल टेस्ट। नो, वो तो बात की बात है। अभी एंट्रीज का चेक है कि चेक करने की गलती तो नहीं हुई। जैसे एक स्टूडेंट कह रहा है कि उसकी असाइनमेंट का क्वेश्चन सही नहीं आ रहा। सर वो मेरी कंफ्यूजन क्लियर हो गई है। मेरा ना एक एलिमेंट था जिसके साथ मैंने माइनस नहीं लगाया था। अच्छा, हो गया पॉइंट जी सर। क्लियर। चले, जी वही मैंने कहा था ना, इसके दौरान आपको चीजें पता चल जाएगी। अच्छा, इसमें अभी एरर चेकिंग हर आइट्रेशन पे कर सकते हैं कि एरर तो नहीं है, तो बताइए कैसे चेक करें? सर ये लिविंग वेरिएबल से करेंगे कि इसकी जब जीरो के अंदर जो वैल्यूशन है आएंगे, ने आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेंटेन करनी है यस और सर बेसिक जीरो वेरिएबल्स, के अंदर बेसिक बेसिक्स के वेरिएबल्स अंदर के जीरो एंट्री। हाँ अंडर जो है जी में वो जीरो देखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होगी। ये पहला वेरिएबल S1, मैंने कहा ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहला वेरिएबल S1 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला कॉलम होगा S1 कॉलम, ये वाला। तो ये देखें 1 पहले है और जीरोस बाद में। ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में 1 इधर होता है, सेकंड कॉलम में 1 इधर होता है और थर्ड कॉलम में 1 इधर होता है। ये क्योंकि फर्स्ट कॉलम है तो S1 1 0 0 0 ये भी है। तो सेकंड कॉलम कौन सा होगा? X4। X4 में देखो, ये देखिए X4 में 1 सेकंड यस प्लेस सर। पे 0 1 0। तो यहाँ पे क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, इनकी पोजीशन चेंज होती है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो शफल्ड है। पहला कॉलम इधर है और दूसरा कॉलम उसके पीछे है, आगे नहीं आ रहा। हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हमें सिर्फ मेंटेन करना। तो थर्ड S3 कॉलम देखिए, ये लास्ट कॉलम है 0 0 1। अब ये S1 X4 S3 तीनों के अंडर जीरोस होने चाहिए। S1 0, यस। X4 के अंडर Z इक्वेशन में देख रहा हूँ 0, S3 0। इसका मतलब है कि आपकी एंट्रीज में एरर सर नहीं ये सर ये दोबारा एरर बताइएगा। अभी देखिए एस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पता चल गया। जी सर। हाँ, अब आपने Z इक्वेशन में देखना है कि जीरोस किस किसके अंडर होगी। S1 है, S1 के अंडर 0 होगा। S1 ये देखिए Z में 0। X4 Z इक्वेशन में क्या है? 0। S3 Z इक्वेशन में क्या है? 0। ये क्या है? पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर। जैसे हमने स्टार्ट में कहा था, बेसिक वेरिएबल्स जो हैं उनके कॉलम में उनके अंडर Z इक्वेशन में जीरोस होते हैं, वो बात कर रहे हैं। इट मींस गलती नहीं है। अब आप वो बात कर सकते हैं जो भी एक स्टूडेंट ने कही थी, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, कि ये ऑप्टिमल है या नहीं। स्टॉप भी तो करना है ना, तो बताएं ये ऑप्टिमल है? नो सर। रीजन सर एक पॉजिटिव वैल्यू है। एक पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन केस है तो सारे वेरिएबल्स नेगेटिव होने चाहिए। कौन से वेरिएबल? देखिए बेसिक के जी के अंदर तो सर। जीरोस होंगे, 0 0 0, ये तो बेसिक है। सिर्फ नॉन बेसिक को देखेंगे तो ये नॉन बेसिक कैसे पता चलेगा? इसमें जो मिसिंग है X1 इसमें मिसिंग है, तो X1 नॉन बेसिक है, इसके अंदर X2 भी नेगेटिव नॉन बेसिक। नेगेटिव ही है। X2 इसमें नहीं है, नॉन बेसिक, उसके अंदर नेगेटिव होना चाहिए जबकि पॉजिटिव है। इससे पता जी। चला ये ऑप्टिमल नहीं है। फिर भी अगला भी देख लेते हैं, X3 इसमें नहीं है, नॉन बेसिक के अंदर देखिए नॉन जीरो वैल्यू -10। X4 ये इधर है, उस जाहिर है वो तो 0 होगा। S1 वो भी इधर है, वो 0 होगा। S2 इधर नहीं है, तो S2 के अंदर नीचे भी -4 ये वेरिएबल लगा। तो जी क्लियर हो गया पॉइंट कि ये ऑप्टिमल नहीं है। सर क्लियर हो गया सर। अच्छा, अब ये एंटरिंग कौन सा वेरिएबल होगा? सर X2 होगा क्योंकि एक ही X2। पॉजिटिव है। गुड। तो आपका एक ही वेरिएबल है पॉजिटिव, एक से जायद हो तो फिर तो हमने उनमें से मोस्ट पॉजिटिव देखना था। जब एक ही है फिर तो कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है, वही आपका एंटरिंग होगा।
तो ये रूल है मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन के केस का कि मोस्ट पॉजिटिव आपने एंटरिंग करना। x2 एंटर्स, ये आपका एंटरिंग कॉलम। अब बाकी स्टोरी सेम है, मिनिमम ऑब्जेक्टिव या मैक्सिमम सेम है, रेशियो उसी तरह कैलकुलेट करना। तो आपका सॉल्यूशन कॉलम क्या है, ये वाला, यस सर। और आपका पिवट कॉलम अब ये बन गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा सर 24 डिवाइडेड बाय 4 6। 24 डिवाइड बाय 4। यस 24 डिवाइड बाई 4। नेक्स्ट क्या आएगा सर -2। अच्छा, अगर आप एक नेगेटिव देख लें तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, उसको नेगेटिव लिखने की, क्योंकि इसको तो हमने इग्नोर करना है। 14 में भी नेगेटिव वैल्यू डिवाइड हो रही है, इसको आपने इग्नोर करना है। तो सिर्फ एक ही रेशियो है, अगर दो रेशियोज होती तो आप उसमें से मिनिमम लेते, अगर एक ही है तो वही मिनिमम ट्रीट होगी, राइट। तो आपका ये लिविंग हो गया। देखें वही रूल है ना, कोई चेंज तो नहीं आई। तो ये कौन सा Yes. वेरिएबल लीव करेगा, S1। S1 सर। गुड, S1 लीव करेगा। और अब क्या करना है, x2 को सर एंटर करना है इधर। जी 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 बताइए। से कुछ नहीं। अच्छा, अब देखिए ये S1 लीव करेगा, ये लिखा हुआ है, x2 एंटर करेगा तो इसकी जगह चेंज होगी। इस केस में पहला वेरिएबल है ये, तो इस S1 की जगह पे आ जाएगा x2, और बाकी दोनों उसी तरह सेम है। तो मैंने इसको रेड कलर दे दिया, जी उसी तरह आ गया। ये एंटर हो रहा है। जब एंटर हो रहा है तो अगला काम क्या होना है, आपने पहले इसी कॉलम को ग्रे बनाना है। x2 कॉलम s2 एंटर हुआ है ना, तो ये ग्रे कॉलम आएगा। फॉलो किया पॉइंट को, जिसको मेंटेन करना है। यस सर। यस सर। ठीक है, वो आपका एंटरिंग वेरिएबल x2 है, तो x2 कॉलम को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में आपने लेके आना है। तो जाहिर है x2 रो x2 कॉलम, इधर 1 चाहिए आपको, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कैसे रो कैलकुलेट करनी है x2। x2 सर इसका पहले current जो हमारा pivot row divided by pivot element। यस, आपकी ये न्यू पिवट होगी, जो एंटरिंग वेरिएबल आता है ये रो न्यू पिवट रो होती है। तो न्यू यस पिवट सर रो कैलकुलेट करने के लिए करंट पिवट रो डिवाइडेड बाय पिवट एलिमेंट। pivot element। डिवाइड बाय पिवट एलिमेंट 4 है आपका, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये मैंने डायरेक्ट ही कैलकुलेट करके दे दिया, अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आप रफ वर्क साइड पे कर सकते हैं। पहले आपको सिर्फ समझाने के लिए चीजें बात की जा रही थी। ये जो रो ऑपरेशन है ये आपने रफ वर्क करना है, आपका आंसर ये एक शीट में आना चाहिए, ये इस तरह से आंसर आना चाहिए जो इधर हो रहा है। ठीक हो गया, आपने वो जो रो ऑपरेशन है वो सेपरेट करनी है रफ वर्क के तौर पर। तो आपने ये थी आपकी करंट पिवट डिवाइड बाय 4, तो इसको जब 4 से डिवाइड किया हर एलिमेंट को तो ये रिजल्ट आ। अब जी करनी है, जी के लिए क्या फॉर्मूला है, current Sir, 0 current 0 minus zero, pivot column efficient हाँ, in, और in multiply by new pivot row। ये पिवट रो। तो करंट जी कौन सी है, ये वाली। पिवट कॉलम कोएफिशिएंट कौन से, 8। 8, गुड। क्योंकि ये पिवट कॉलम है और जी की बात हो रही है 8, और न्यू पिवट रो कौन सी है, सर x2। x2। ये x2 है। बिल्कुल ठीक हो, आप इसको पूरा सॉल्व करके ये इधर मैंने आंसर डायरेक्ट प्लेस कर दिया। ठीक हो गया जी। अब x4 की बारी है। x4 में करंट x4, यानी ये x4 है ना, करंट x4 ये रो आएगी, माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट क्या है, -1/2। गुड, आपकी ग्रिप आ चुकी है इसमें, -1/2, और मल्टीप्लाइड बाय न्यू पिवट रो कौन सी है, x2। x2 सर। वो जो मैंने रेड कर दी, ये सबसे पहले पिवट रो ही कैलकुलेट करते थे, इसका अपना फॉर्मूला है कैलकुलेशन का। ये करने के बाद हर दफा इसी को यूज करना है। तो ये करने के बाद आपको पिवट कॉलम कोएफिशिएंट आपका बना -1/2, और सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। मैंने पॉइंट्स में ले लिया, डेटा पॉइंट्स में लें
या फ्रैक्शंस में नहीं, कोई प्रॉब्लम। S3 कैलकुलेट करनी है, करंट S3 ये लेनी है, माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट क्या है, -5/2 -5/2 यस ये पिवट कॉलम है, और S3 पिवट कॉलम कोएफिशिएंट -5/2, और न्यू पिवट रो आपके सामने ये है। x2 सिंपलीफाई करके आप ये आंसर ले आओ। अब मुझे बताइए क्या ये ऑप्टिमल है? it is sir yes यस सर। कैसे पता चला ऑप्टिमल है? आपने नॉन बेसिक वेरिएबल्स के अंदर देखना है। x1 इसमें नहीं है, नॉन बेसिक है, इसके अंदर क्या है, -7, -7 ठीक है। minus दूसरा x2 0 क्या है, इसके मौजूद है, वो तो zero है ज़ाहिर है sir। 0 ही होगा। x3 वो भी वो मिसिंग है, उसके अंदर क्या है, -10 -10 x4 ये इधर मौजूद है, -10 इसको देखने की 0 S1 ये मिसिंग है, तो इसके नीचे देखिए क्या है, -2, ये बिल्कुल ऑप्टिमलिटी की तरफ जा रहा है। S2 इधर मिसिंग है, S2 के नीचे क्या आना चाहिए था, 0 नहीं S2 मिसिंग है, yes इसके नीचे क्या आना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए थी। yes sir negative अभी आप देखिए जब जो मिसिंग है उसका ही देख रहे हैं, x1 मिसिंग -7, x3 मिसिंग -10, S1 मिसिंग -2, S2 मिसिंग, यहाँ एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे हम, नेगेटिव, negative जबकि 0 वैल्यू आई है। तो सिर्फ एक नई चेंज आई है, इसको हम, ये एक स्पेशल केस है, मैंने आपको कहा था, आपको याद होगा आज के लेक्चर में भी बताया था कि अगर इन नॉन बेसिक वेरिएबल्स के अंदर नॉन जीरो वैल्यूज होनी चाहिए, अगर एक का 0 आ जाए तो वो स्पेशल केस होता है, गलत एरर नहीं होता। आपको याद है ये बात हुई थी? yes sir तो लेकिन सोल्यूशन ऑप्टिमल है। अब ऑप्टिमल सोल्यूशन की पहले मैंने डेफिनेशन जो की थी उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने लगा हूं। पहले डेफिनेशन ये की थी कि अगर नॉन बेसिक वेरिएबल्स के अंडर z इक्वेशन की बात करें तो z इक्वेशन में नॉन बेसिक वेरिएबल्स के अंडर कोएफिशिएंट्स होने चाहिए नेगेटिव, तो वो ऑप्टिमल होगा। ये हमारे पुराने पाकिस्तान में हमने ये डेफिनेशन बनाई कि अगर नॉन बेसिक वेरिएबल्स के अंडर नेगेटिव वैल्यूज हो सारी की सारी, तो वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल होता है। तो नए पाकिस्तान में हम इसको रिफाइन कर लेते हैं कि अगर नॉन बेसिक वेरिएबल्स के अंडर z इक्वेशन में नेगेटिव वैल्यूज हो या 0 हो, तब भी वो ऑप्टिमल हो। पॉइंट क्लियर हो गया? तो कंफ्यूजन ज्यादा तो नहीं बढ़ गई? यस सर हो गया क्लियर। हो गया क्लियर? तो देखें, मैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स के अंडर की बात कर रहा हूँ, बेसिक वेरिएबल्स के अंडर तो होते ही जीरोस हैं, तो उधर बात करना बनता नहीं। तो इस वक्त नॉन बेसिक वेरिएबल्स है x1 ये मिसिंग है -7, x2 ये तो बेसिक था, x3 मिसिंग है, x3 के अंडर क्या है -10, बिल्कुल चल रही है, बात हो रही, बात सही जा रही है। x4 इधर आ गया, इसको देखने की जरूरत नहीं। S1 मिसिंग, S1 के नीचे नेगेटिव, बिल्कुल ठीक। S2 मिसिंग, S2 के अंदर क्या होना चाहिए नेगेटिव, लेकिन यहाँ क्या है 0, तो तब भी बात चलेगी या नहीं, बताइए yes ऑप्टिमल sir है या optimal नहीं? होगा सर ऑप्टिमल है। ये ऑप्टिमल आ गया, यानी आप अगर 0 की बजाय कोई और होता, पॉजिटिव वैल्यू होती, 3 + 3 होता, +9 कुछ भी होता, फिर हम कहते हैं ये ऑप्टिमल नहीं। तो 0 भी एक्सेप्टेबल है। नए पाकिस्तान में रिफाइंड वर्जन क्या होगा, वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा जिसमें वेरिएबल नॉन बेसिक, जिस आइट्रेशन में नॉन बेसिक वेरिएबल्स के अंडर z इक्वेशन में नेगेटिव कोएफिशिएंट्स हो या 0 हो। और अगर मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता उसमें भी यही बात आनी थी। उसमें हमने क्या कहना था, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव केस में आपके नॉन बेसिक वेरिएबल्स के अंडर z इक्वेशन में या तो कोएफिशिएंट सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए या 0। उस केस Zero, में भी sir. ये डेफिनेशन उधर
उधर भी चाहिए। ऑप्टिमैलिटी का रिवाइज वर्जन हमें मिल गया। ये स्पेशल केस है, वो और बात है, लेकिन ये सोल्यूशन ऑप्टिमल हो चुका है और हम उसको लिख सकते हैं। तो ये सोल्यूशन इज ऑप्टिमल सोल्यूशन, यस। और ऑप्टिमल सोल्यूशन को लिखेंगे कैसे, क्या वैल्यूज हैं, कहाँ से देख के लिखेंगे? सर ये जो लास्ट दिया है इसके लिए। सॉरी सर x2 और x4 की जो सॉल्यूशन है वो लिखेंगे और z का सॉल्यूशन लिखेंगे। तो नॉर्मली हम स्लैक वेरिएबल्स को इसमें शामिल नहीं करते, लेकिन डिसीजन वेरिएबल्स सारे शामिल करने चाहिए। तो डिसीजन यस वेरिएबल्स सर। आपके जो वैल्यूज मिल रही हैं वो तो मिल रही है x2 इक्वल टू 6 और x4 इक्वल टू 7, लेकिन आप इसमें मैंने नहीं ऐड की, आपने जरूर ऐड करनी है x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल x3 इक्वल टू 0, आपने खुद इधर प्लेस कर देना। ठीक है, क्यों 4 के 4, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स होती हैं। तो डिसीजन ये होगा कि x1 0 ये कह रहा है कि x1 प्रोडक्ट ना बनाई जाए, मैन्युफैक्चर ना की जाए। x3 0 ये है कि वो ये कह रहा है कि x3 प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर नहीं करनी चाहिए अगर ऑप्टिमम सोल्यूशन लेना है। x2 6 है, ये कहा जा रहा है जो x2 प्रोडक्ट है उसके कितने यूनिट्स बनानी चाहिए, 6। x4 7, तो ये 7 यूनिट्स। और आपके पास ऑब्जेक्टिव वैल्यू पे आएगी -80, ये ऑप्टिमल वैल्यू है। जी, पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. अच्छा, इसमें एक मेरा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस को यूज करते हुए कहते हैं, मैंने अभी आपको मॉडल फॉर्मुलेशन तो नहीं करवाई कि ये किस चीज का मॉडल है, ये कोई प्रोडक्ट बन रही है, ये क्या बन रहा है, वो नहीं हम देख रहे हैं। अभी इनको हम वेरिएबल्स ही कंसीडर करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो मुझे बताएं क्या पॉसिबल है रियल लाइफ में कि -80 ऑब्जेक्टिव वैल्यू आ जाए? देखिए, अगर ये प्रॉफिट का प्रॉब्लम है तो -80 माइनस तो आनी नहीं चाहिए ये ऑब्जेक्टिव वैल्यू। तो ये माइनस क्या शो कर रही है? सर लॉस। लॉस, गुड, आप बिल्कुल सही पॉइंट पे पहुंचे। तो जहां पे प्रॉफिट लीनियर ऑप्टिमाइजेशन से मॉडल किया जाता है और ऑप्टिमल प्रॉफिट गेन किया जा सकता है, अगर आपको किसी बिजनेस में लॉस हो रहा हो तो उसको भी लीनियर प्रोग्रामिंग से मॉडल किया जा सकता है। तो आप उस देखना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट्स किस रेशियो से बनाई, किस तादाद में बनाई जाए, तो मैन्युफैक्चर की जाए, ताकि आपको जो लॉस है, लॉस हो तो रहा है, बच तो नहीं सकते, वो लॉस आपको मिनिमम हो। तो अभी भी आप फायदे में जा रहे हैं। अगर मैं ये मिनिमम लॉस है -8, अगर मैं इस यहाँ तक ना जाता, ऑप्टिमली सॉल्व ना करता, तो हिट एंड ट्रायल से इसको प्रोडक्ट को बना लेता, जो कि ये बता रही है कि x4 ही सिर्फ मैन्युफैक्चर की जाए और x1 x2 और x3 0 यानी ना मैन्युफैक्चर की जाए, तो उसमें -32 लॉस आ रहा है। तो ये मिनिमम लॉस है। तो आई थिंक समझ आ गई होगी कि लॉस को भी मॉडल किया जा सकता है। फॉलो किया पॉइंट को? यस सर। अच्छा, अभी टाइम हमारे पास रहता है 15 मिनट्स है अभी हमारे पास। एक चीज मैंने सर और अटेंडेंस ले लिया। आपका गुड ने हसीम मुश्ताक सर। हसीन मुश्ताक, अटेंडेंस हम कैसे लेते हैं वैसे? सर पता नहीं सर, स्क्रीनशॉट लेते हैं या सर वैसे? एक टाइम स्पेसिफिक टाइम के आप ऊपर चाहो तो प्रेजेंट होगा। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैंने वैसे अटेंडेंस कभी क्लास में एक दफा भी ली है वैसे? सर नो वो सर। लेक्चर काफी लेते हैं सर, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। लेक्चर का भी मैं जूम से, जो जूम पे आप आ गए हैं, हमें जूम से एक फाइल मिल जाती है जिसमें आपने जिस टाइम जितनी ड्यूरेशन में जो लेक्चर अटेंड किया है वो हमें उधर से पिक्चर मिल जाती है, तो मैं वो ले लूंगा। हाँ, इसको इस मेरे इस स्टाइल को कुछ लोग इससे गलत फायदा भी उठा लेंगे। तो ये है कि कुछ लोग रोल कॉल में तो आपको यस सर कहना पड़ेगा ना, और उसमें जागना पड़ेगा, कम से कम अटेंडेंस टाइम पे तो आपने एक्टिव होना है। तो जब आपको पता है जूम से ले ली जाएगी, तो आपने बस आप जस्ट ऑनलाइन आए और ऑनलाइन आने के बाद कोई दही लेने चला गया, कोई अपना म्यूजिक सुनने लग गया, कोई और एक्टिविटी परफॉर्म, कोई वो सो सर गया। इस
इसलिए था कि सर वो 2-3 टीचर ने कहा हुआ कि रिमाइंड करवा दें, तो वो फ्लो में बोल दिया नहीं वो उन्होंने। मैं असल में ना आपके इस कहने पे ना जरा थोड़ा सा वो मुझे बात करने का मार्जिन मिल गया, मैं वो कर रहा हूँ, वो बात नहीं है कि आपको इसका तो ओके सर। ये है कि जब मैं अटेंडेंस जूम से लूंगा तो कुछ लोग सो रहे होंगे, कोई टेंशन नहीं, ऑनलाइन आके तो चलो सो गए, कुछ म्यूजिक सुन रहे होंगे, कुछ बहरहाल यानी मिस यूज कर सकते हैं इस स्टाइल। तो वो देखें, जाहिर है आप अटेंडेंस तो लगा ली चीटिंग में, नुकसान किसका हुआ? नुकसान आपका ही हुआ है। आप अगर लेक्चर इधर लेके जैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में इधर ही आइडिया मैच्योर हो जाता है। वीडियो लेक्चर्स सुनने में और मैच्योर हो जाएगा, लेकिन इधर ही आइडिया मैच्योर हो जाता है। तो वो जो लेक्चर अटेंड कर रहा है और जो लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता, ये मेरा बिलीव है। वो क्यों? जितना मर्जी जीनियस ही क्यों ना हो। जैसे अल्लाह अल्लाह ने भी कुरान में फरमाया है, हिदायत पाने वाले और हिदायत ना पाने वाले ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो ये अल्लाह का फरमान है। तो यहाँ भी जो अटेंड कर रहे हैं वो हिदायत याफ्ता है, जो मिस यूज कर रहे हैं इसको वो बेहदायत वाले लोग हैं। और ये सवाल ही नहीं क्या पैदा बात है होता, सर। सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये दोनों बराबर हों। और मैं जब वाइवा लूंगा ना आपका, तो वो जो सो रहे हैं ना अभी इंजॉय कर रहे हैं, तो बिल्कुल करें। उस दिन हम इंजॉय करेंगे जब हम उसका वाइवा लेंगे, और मैं 2-3 मिनट में ही पिक कर लूंगा कि किसने लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं और किसने नहीं किए हुए, कौन हिदायत वाला है और कौन हिदायत पाने वालों में शामिल नहीं। और दूसरी बात, तीसरी एक और चीज, अल्लाह ने ये भी फरमाया है, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया था, हमारे जो प्यारे नबी हैं उनको कहा था कि आप इनके बारे में हलकान क्यों होते हैं। ये मैं कुरान की आयत का तर्जुमा बता रहा हूँ कि आप वो, अल्लाह ताला माफ फरमाए थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाएगी, उनके बारे में ये कहा था कि आप इनके बारे में हलकान क्यों होते हैं, मतलब इरिटेट क्यों होते हैं। इनको हदायत नसीब जो इनका है वो मेरे बस में है, वो आपके बस में नहीं है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं भी इस सुन्नत पे, अल्लाह की सुन्नत पे या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करूं, तो मुझे भी इरिटेट नहीं होना चाहिए। मुझे अल्लाह का यही हुक्म है, उसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि आप इरिटेट ना हो, आप हलकान ना हो, क्योंकि जिनकी किस्मत में हदायत नहीं है तो वो नहीं आ सकती आपके उनको मैसेज देने या ना, लेकिन आपका काम है उनको मैसेज देते रहें। तो इसलिए मैं भी सुन्नत पे अमल करते हुए मैं भी आपको मैसेज यही दूंगा, आप लेक्चर सुने, आप लेक्चर सुने, आपको फायदा होगा। लेकिन मेरे इस कहने पे उनको हिदायत मिलती है या नहीं मिलती, ये मेरे बस में नहीं है, ये मेरे अल्लाह के बस में है। आई थिंक मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी, मैसेज मिल गया होगा। अच्छा, ये मैसेज तो आप सुन रहे हैं, वो तो फिर भी नहीं सुन रहे, तो हो सकते हैं वीडियो लेक्चर्स में वो मेरा ये पैगाम सुन लें और हदायत पा लें, क्योंकि हदायत अल्लाह ने उनकी किस्मत में इनडायरेक्ट लिखी होगी। और जिनकी किस्मत में हदायत नहीं है, तो अल्लाह ने उनकी किस्मत में लिखा है कि उन्होंने वीडियो लेक्चर भी नहीं सुनना और ये पैगाम भी नहीं सुनना, तो वो उनको तो कभी भी हिदायत नहीं मिलेगी, उनकी किस्मत में नहीं होगा कि वीडियो में ये पैगाम भी सुन लें। तो खैर, मेरे ख्याल में हम सुन्नत पे अमल करते रहेंगे, कहते रहेंगे, लेक्चर सुने सुने सुने। और जिन लोगों ने मिसयूज करना है, अपना नुकसान कर रहे हैं। तो टीचर मेरा क्या जाएगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। हाँ, मुझे ये खुशी होगी जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी होती थी अगर लोग हिदायत पा लेते थे, दुख तो होता था जो नहीं पा। अगर आप लेक्चर सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, मुझे सिर्फ एक फायदा होगा, मैं खुश हो जाऊंगा, मेरी एक इंजॉयमेंट होगी कि आज के लेक्चर में स्टूडेंट ने मेरा लेक्चर इंजॉय किया, समझा। मेरी भी इंजॉयमेंट है कि सारा दिन मैं खुश रहूंगा कि स्टूडेंट को समझ आएगी। बस ये एक बेनिफिट है। अच्छा, हम अब वापस आते हैं अटेंडेंस। हसीब मुश्ताक ने क्वेश्चन किया था। हसीब उधर सर से मिल गया मुझे जवाब सर। नहीं, आप लोग तो हिदायत याफ्ता है ना, आप लोग तो अटेंड कर रहे हैं, आप लोग तो हिदायत याफ्ता है। तो सर मेरा फर्ज था सर बताना, वो मुझे हाँ। गलती से बता दी, मैं किसी और टीचर अच्छा, की वो वैसे चीज ध्यान में थी मेरे। दूसरे सब्जेक्ट्स में अटेंडेंस कैसे होती है? सर वो दूसरी क्लास में आने से पहले ही ले लेते हैं सर वो रोल कॉल स्टूडेंट, करते हैं सर। तो इसलिए सर वो आते रिमाइंड फर्स्ट कर। 10 मिनट्स में, भी लेते हैं कुछ फर्स्ट टीचर्स। 10 लास्ट फर्स्ट, लास्ट में भी ले लेते हैं, फर्स्ट में भी ले लेते हैं। अच्छा फर्स्ट में भी ले लेते, सही। चलें बाहर।
हमारी तो दुआ है कि सब लोग हिदायत पा रहे हैं। अच्छा, आज आ जाते हैं एक पॉइंट और मैंने कंप्लीट करना था, वो ये जो एक जीरो आया है ये बेनिफिट है, यानी उस उन क्वेश्चन में जिसमें जीरो नहीं आता, सारे के सारे नेगेटिव आ जाते, सारे के सारे अगर नेगेटिव आ जाते तो वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर एक सारे नेगेटिव की बजाय एक में जीरो है, जबकि ये बेसिक की प्रॉपर्टी थी, जब नॉन बेसिक के अंडर ये जीरो आ गया, तो इसका ये एक स्पेशल केस है। ये मैं आगे जाके स्पेशल केस के ऊपर पूरा एक लेक्चर है उस वक्त बताऊंगा, लेकिन इस वक्त यहाँ ये जरूर बता दूंगा ये बेनिफिट है, ये एडवांटेज है, और इस एडवांटेज को हम डिस्कस करेंगे जब उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे, जब स्पेशल केस आए। तो आप समझ लें, तो हम पता क्या कर सकते हैं, ये जो जीरो है इसको एक दफा एंटरिंग वेरिएबल बना के एक आइटरेशन और सॉल्व करेंगे। तो ये सारी डिटेल में उस लेक्चर में बता दूंगा जिसमें हम वो स्पेशल केस, इस स्पेशल केस को डिस्कस करेंगे, तो एक पूरा लेक्चर इसके ऊपर आ जाएगा। तो खैर, आप एक एंटरिंग वेरिएबल, क्योंकि इधर पॉजिटिव तो कोई है ही नहीं, तो लेकिन ये नॉन बेसिक है, तो इसको जीरो की वजह से एंटरिंग बना के एक आगे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको इसकी नहीं भी समझ आई, ये जब इसकी टर्न आएगी उसको हम समझ लेंगे। अब हम आते हैं सिंप्लेक्स। मैंने आपको कहा था सिंप्लेक्स मेथड के जो स्टेप्स हैं, आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में कि देखिए जो रेगुलर लेक्चर अटेंड कर रहा है ना, सारे लेक्चर अटेंड कर रहा है, जब मैं ये बात कर रहा हूँ उसको मेरी बात की समझ भी आ जाएगी कि हाँ सर ने उस वक्त ये बात कही थी। तो उस वक्त मैंने कहा था कि मैं इस वक्त ये डिटेल में इनकी डिटेल नहीं बता रहा हूँ इन स्टेप्स की, इसलिए कि आपने अभी वो सोल्यूशन मेथड देखा ही नहीं है, तो आपको समझ नहीं आएगी। जब ये हम कर लेंगे फिर आपको समझ आएगी। तो देखें, ये मेरी स्टेटमेंट अब ट्रू होगी कि अब आप ये सारा सिंप्लेक्स मेथड मैक्सिमम में भी देख चुके हैं, ऑब्जेक्टिव में, और मिनिमम में भी देख चुके हैं। अब आपको ये स्टेप्स समझ आएंगे। जरा देखिए, फर्स्ट स्टेप, डिटरमिन अ स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। ये समझ आ गई? बताएं। जी जी सर। सर। यस सर। आगे अभी देखिए, आप नॉवल की तरह आप पढ़ोगे इसको। सेकंड स्टेप, ऑप्टिमैलिटी कंडीशन टेस्ट। सेलेक्ट एन एंटरिंग वेरिएबल यूजिंग द ऑप्टिमैलिटी कंडीशन। डिटेल नहीं बताई, एंटरिंग वेरिएबल लेना है, ऑप्टिमैलिटी कंडीशन लगाना है, यानी अगर ऑप्टिमल है तो स्टॉप कर देना, अगर ऑप्टिमल नहीं है तो क्या करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्टॉप इफ देयर इज नो एंटरिंग वेरिएबल, यानी वो सारे के सारे नेगेटिव होते तो हमने स्टॉप कर देना था, क्योंकि एंटरिंग वेरिएबल मिलना ही नहीं था। ऑप्टिमम सोल्यूशन फाउंड, यानी उस वक्त सॉल्व करना है जब एंटरिंग वेरिएबल नहीं मिलना, क्यों, ऑप्टिमम सोल्यूशन मिल चुका होगा। एल्स गो टू स्टेप 3, यानी एंटरिंग वेरिएबल सेलेक्ट करना है, ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आया। ये समझ आ गई? यस सर। यस सर, आ गई इसके साथ। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप। ये देखिए, यहाँ मैंने रूल भी बता दिया। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में एंटरिंग वेरिएबल का क्या रूल होता है? एंटरिंग वेरिएबल इज द नॉन बेसिक वेरिएबल हैविंग मोस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट्स, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन में ऑप्टिमैलिटी कंडीशन क्या होती है कि सारे पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स आए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो मोस्ट नेगेटिव को एंटरिंग बनाते हैं। इसकी भी समझ आ गई? यस सर। तो मैक्सिमाइजेशन में एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा? जो मोस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट होगा जेड रो में। किसमें? नॉन बेसिक वेरिएबल्स के अंदर। और ऑप्टिमम कब रीच होती है? जब तमाम जेड रो कोएफिशिएंट्स जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स के हैं वो नॉन नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो जाए। ये मैक्सिमाइजेशन का केस बताया जा रहा है, सारे के सारे पॉजिटिव हो जाए। अब मिनिमाइजेशन का केस भी इधर ही मैंने डिस्कस किया। मिनिमाइजेशन जो आज कर रहे थे हम, एंटरिंग वेरिएबल कौन सा है? वो नॉन बेसिक वेरिएबल हैविंग मोस्ट पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स। आपने देखा होगा मोस्ट पॉजिटिव को हम एंटरिंग बना रहे हैं इन जेड रो। समझ आ गई? यस सर। और ऑप्टिमम कब रीच होगी? ये आज का प्रॉब्लम था मिनिमाइजेशन के केस में। ऑप्टिमम उससे रीच होगी at the iteration where all the z row coefficients of the non basic variables are non positive, ये यानी सारे नेगेटिव हो जाए तो ये ऑप्टिमम आ जाएगी। तो आई थिंक ये देखिए, अब नॉवल की तरह आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये तो था एंट्री के लिए। एंट्री के लिए फिर बता रहा हूँ,
मैक्सिमाइजेशन में एंटरिंग वेरिएबल होगा मोस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट, और ऑप्टिमम कब रीच होगी, जब सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। और मिनिमाइजेशन के केस में एंटरिंग वेरिएबल होगा मोस्ट पॉजिटिव कोएफिशिएंट वाला, और ऑप्टिमलिटी कब रीच होगी, जब सारे के सारे वेरिएबल्स नेगेटिव आ जाए। अब आ जाते हैं एंटरिंग का तो डिसाइड हो गया, फिजिबिलिटी कंडीशन टेस्ट, इसको फिजिबिलिटी कंडीशन टेस्ट कहते हैं, जो लिविंग वेरिएबल है। तो लिविंग वेरिएबल हमने सिलेक्ट करना है यूजिंग द फिजिबिलिटी कंडीशन, और वो क्या कह रही है, रेशो आपने कैलकुलेट करनी है। लेकिन इस केस में मैंने कह दिया मैक्सिमम हो या मिनिमम, रेशो कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है। ये नहीं कि मैक्सिमम के केस में मिनिमम रेशो लेनी है और आप कहें जी मिनिमम केस में मैक्सिमम रेशो लेनी है, ऐसा नहीं है। दोनों के केस में एक ही रूल है, लिविंग वेरिएबल ऑलवेज, चाहे प्रॉब्लम मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव का हो चाहे मिनिमम ऑब्जेक्टिव का हो, ऑलवेज आपकी मिनिमम रेशो ही आपने लेनी है, स्मॉलेस्ट रेशो, नॉन नेगेटिव, मीन नेगेटिव को तो इग्नोर ही कर देना है। क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। अच्छा, ये आपका जब लिविंग वेरिएबल का डिसाइड हो गया, लास्ट स्टेप है आपका एंटरिंग आ गया, लिविंग आ गया, आपने अगली आइट्रेशन की कैलकुलेशंस करनी है, कंप्यूट करना है। वो जो रो ऑपरेशंस लगा के एक वेरिएबल को एंटर किया अगली आइट्रेशन में और एक वेरिएबल को लीव कर दिया, और फिर सारी रो पिवटल रो कैलकुलेट की, फिर दूसरी रो न्यू जी कैलकुलेट की, दूसरी रोज कैलकुलेट की, वो है कंप्यूटेशन। तो डिटरमिन न्यू बेसिक सोल्यूशन, जाहिर है जो नई आइट्रेशन आएगी उसमें न्यू बेसिक सोल्यूशन आएगा, क्योंकि एक वेरिएबल नया ऐड हुआ है तो सोल्यूशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसलिए न्यू बेसिक सोल्यूशन कंप्यूट होगा by using appropriate Gauss-Jordan computations, row operation। और ये करने के बाद क्या होंगे, अगेन गो टू स्टेप 2। गो टू स्टेप 2 मीन फिर ऑप्टिमलिटी टेस्ट, अगर ऑप्टिमल है तो स्टॉप, नहीं है तो एंटरिंग वेरिएबल डिसीजन, फिर फिजिबिलिटी कंडीशन टेस्ट, लिविंग वेरिएबल डिसाइड करना है, लिविंग वेरिएबल डिसाइड करने के बाद फिर कंप्यूटेशंस, और फिर गो टू स्टेप 2। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये स्टेप्स सिंप्लेक्स मेथड के। जी क्लियर हो गया पॉइंट? ओके हो गया सर। यस। अच्छा, अब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया आज का। जो स्टूडेंट लीव करना चाहते हैं उनका नेक्स्ट कोई लेक्चर है वो लीव कर जाएं। दूसरे स्टूडेंट्स में इधर बैठा हूं, यानी काउंसलिंग आवर्स ही आप समझ लें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछ लें, डिस्कस कर लें, मैं इधर अवेलेबल। बाकी स्टूडेंट्स के लिए कि लेक्चर एंड हो गया, वो अगर लीव करना चाहते हैं तो वो लीव कर सकते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जिनको समझ आ गई है वो लीव कर सकते हैं, जिनको नहीं समझ आई वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जिनको नहीं समझ आई उनकी नेक्स्ट क्लास है वो भी जा सकते हैं, अगले लेक्चर में पूछ सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। सर लास्ट लेक्चर की कहाँ पे? सर लास्ट लेक्चर जी सर टेबल क्या कह रहे हैं? सर थोड़ा टेबल के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ टेबल क्या सर जो रो F3 रो है ना, और उसकी रेशो जो हमने निकाली है सर। आप जरा, आपकी आवाज कम आ रही है। S3 रो क्या कहना चाह रहे हैं? सर जी F3 रो में जो रेशो निकाली ना हमने 10/-1। हाँ तो 10/-1 है, -10 हो जाएगा ना, गलत इसे लिखा हुआ है ये। नहीं सर वो तो ठीक है सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इधर भी हम इग्नोर कर देंगे, इधर भी नेगेटिव लिख देंगे अगर हाँ लिखना चाहें। नेगेटिव इग्नोर कर दें, नेगेटिव इग्नोर करनी है और उन बाकियों में से मिनिमम लेनी है। ठीक है सर। ठीक हो? जी सर, ओके, थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। और कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाहते हैं? सर लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग। लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग आई नहीं, मिली नहीं आपका? W1 कर दी हुई है मैंने, मैं अभी आपको मूडल से दिखा देता हूँ। जी उमर फारूक, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं मूडल से दिखाता हूँ। सर आपने कहा कि रो ऑपरेशन जो है हमने रफ में लिखने हैं, तो असाइनमेंट में वो लिखने हैं या नहीं? हाँ, जो रो ऑपरेशंस लगाने हैं वो रफ में करें। मुझे इस तरह का आंसर चाहिए, मैं दिखा देता हूँ। ये आपका आंसर है, एंटर वो लिखा हो x1 एंटर x2, वो तो मैंने इधर डिलीट कर दी। ये आपका आंसर है।
इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, वो लिखना है, जी कोई इधर ही सर। नजर नहीं आ रही। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, लिखने के बाद ये टेबल के रिजल्ट, ये जो इनके रो ऑपरेशंस हैं, ये आप साइड पे अपना वर्क कीजिएगा, रफ वर्क। ओके ठीक है सर। हाँ, मुझे उनकी डिटेल नहीं चाहिए, मुझे अगर ये रिजल्ट ठीक है मुझे पता चल जाएगा, राइट। अच्छा, जो भी स्टूडेंट ने कहा है लेक्चर अपलोडेड नहीं है, उनको मैं जरा मूडल पे हम चले जाते हैं। लास्ट लेक्चर हमारा 19 को हुआ था, याद है आपको? यस सर। तो ये देखिए 19 ये पढ़ा हुआ लेक्चर, ये स्लाइड है, ये 16 का लेक्चर, ये 19 का लेक्चर अपलोडेड है, और ये वो भी मैंने अपलोड की हुई है यूट्यूब का। सर यूट्यूब पे भी है लेक्चर, वहां से भी देखा है। हाँ ये लेकिन इधर वो यूट्यूब पे आप जाके इधर से भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप उधर से भी जाके लिख, उधर से तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना कि कौन सा टॉपिक है। तो मिल गया ठीक, पॉइंट क्लियर हो गया? थैंक यू सर। 23 को वैसे ही ऑफ हो गया था आपका वो तो लेक्चर, तो वो तो नहीं रिकॉर्डिंग होनी थी, जब लेक्चर ही नहीं हुआ, छुट्टी थी उस दिन। जी, और कोई स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछना चाहे? एक्सक्यूज मी सर। असाइनमेंट सबको मिल गई मेरे ख्याल में। जी, फिर लीव कर देते हैं मीटिंग, अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं स्टॉप करने लगा हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।